नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग कॉलेज व्याख्याता जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 उसका प्रश्न पत्र है हिंदी विषय का। उस प्रश्न पत्र का व्याख्यात्मक हल और जो परीक्षा संपन्न हुई थी 28/9/2021 में, और ये शिफ्ट 1 का पेपर है। इसके 50 प्रश्नों का हम अध्ययन कर चुके हैं। लास्ट के जो 50 प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हम आज के सत्र में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर 50 प्रश्नों को लिया गया है, तो आप आगे आने वाली परीक्षाओं में भी इस तरह से अध्ययन कर कर उसकी तैयारी कर सकते हैं। और ये वो प्रश्न है महत्वपूर्ण जो हिंदी साहित्य से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य आते हैं। तो प्रश्न है, पंक्तियां हैं। और उस मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम के संदर्भ में अनुपयुक्त व्याख्या है। और ये जो प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का ही है। और सही उत्तर है सी, अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना। सही उत्तर है इसका। और उस मुख पर मुस्कान, अलसाई को अभिराम के संदर्भ में अस्ताचलगामी सूर्य की एक किरण से तुलना अनुपयुक्त व्याख्या है, यानी ये व्याख्या इसकी उपयुक्त नहीं है। बाकी विकल्प क्या है? सत्य है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग से उद्धृत हैं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में श्रद्धा के रूप सौंदर्य का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया गया है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि श्रद्धा के सुंदर मुख पर बिखरी हुई मुस्कान को देखकर ऐसा आभास हो रहा है जैसे सूर्य की कोई अलसाई सी उज्ज्वल किरण लाल नवीन कोपल पर विश्राम कर रही हो। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है कि कामायनी की चेतना मूलतः व्यक्तिवादी अध्यात्मवादी चेतना है। कामायनी अपनी सीमाओं के बावजूद हिंदी साहित्य की एक गौरवमयी उपलब्धि है। डॉक्टर नगेंद्र का यह कथन है जयशंकर प्रसाद की रचना कामायनी के विषय में। जयशंकर प्रसाद का चित्राधार में इनकी ब्रज यानी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तक उर्वशी है। यह एक चंपू काव्य है। तो इस प्रकार से प्रश्न आता है कि जयशंकर प्रसाद का जो उर्वशी रचना है यह कैसा काव्य है? तो चंपू काव्य है। गद्य पद्य मिश्रित रचना को चंपू काव्य कहा जाता है। प्रश्न है, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व माना है? और सही उत्तर है बी, तुलसीदास व सरोज स्मृति। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने राम की शक्ति पूजा में दो कविताओं तुलसीदास और सरोज स्मृति दोनों कविताएं निराला की हैं का सार तत्व माना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि हैं। निराला ने कवित्व को हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला की महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जूही की कली, कुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीतगुंज, सांध्य कांकली। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। आचार्य शुक्ल के अनुसार बहु वस्तु स्पर्शनी प्रतिभा निराला जी में है। निराला का सरोज स्मृति, जिसका समय है सन 1935 ईस्वी, हिंदी का सर्वश्रेष्ठ प्रथम शोकगीत माना जाता है। निराला को छायावाद का सलाका पुरुष भी कहा जाता है। तो निराला को छायावाद का सलाका पुरुष महत्वपूर्ण है ये। अगला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा कविता मूलतः किस संकलन में संकलित है? और सही उत्तर है डी, अनामिका। राम की शक्ति पूजा 1936 ईस्वी इस रचना का समय है। कविता मूलतः अनामिका जो 1938 के द्वितीय संस्करण में संकलित है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका 1923 ईस्वी प्रथम संस्करण तथा अंतिम काव्य संग्रह सांध्य कांकली 1969 ईस्वी है। निराला की प्रथम कविता जूही की कली सन 1916 ईस्वी तथा अंतिम कविता पत्रोत्कंठित जीवन काव्य पूजा हुआ है। निराला कृत अनामिका 1938 ईस्वी में संकलित महत्वपूर्ण कविताएं निम्नलिखित में कौन कौन सी हैं? सरोज स्मृति सन 1935 ईस्वी,
सम्राट एडवर्ड के प्रति, प्रेयसी, राम की शक्ति पूजा, रेखा, तोड़ती पत्थर, सच है। निराला की भक्ति भाव की पूर्ण गीत अणिमा में संकलित हैं। परिमल 1930 ईस्वी में संकलित कविताएं हैं। अधिवास, जूही की कली, बादल राग, संध्या सुंदरी, विधवा, भिक्षुक और पंचवटी प्रसंग। निरालाकृत तुलसीदास 1938 ईस्वी 101 छंदों में रचित एक खंड काव्य है। राम की शक्ति पूजा में प्रयुक्त रवि हुआ अस्त पंक्ति की असंगत व्याख्या है और सही उत्तर है डी, लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत। निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा। इसमें प्रयुक्त रवि हुआ अस्त जो पंक्ति है लक्ष्मण के मूर्छित होने का संकेत असंगत व्याख्या है। सूर्य के अस्त होने का वर्णन है, सही है। राम के निर्बल होने का संकेत है और दग्धाक्षर र का प्रयोग इसमें है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतिवास रामायण है। राम की शक्ति पूजा कविता निराला और छायावाद की अन्यतम उपलब्धि है। निराला जी की और छायावाद की। निराला के काव्य संग्रह अर्चना, आराधना तथा गीत गुंज में गीय तत्व की प्रधानता मानी जाती है। दलितों के दुख, पीड़ा और उनकी हीन दशा का वर्णन नए पत्ते काव्य संग्रह में हुआ है। निराला की कुकुरमुत्ता, गर्म पकौड़ी, तोड़ती पत्थर, भिक्षुक, प्रगतिवादी भावधारा की कविताएं हैं। अगला प्रश्न है, अंधेरे में कविता की अंतिम पंक्तियां उस अस्मिता या आइडेंटिटी की खोज की ओर संकेत करती हैं जो आधुनिक मानव की सबसे ज्वलंत समस्या है। निस्संदेह इस कविता का मूल कथ्य है अस्मिता की खोज। अंधेरे में कविता के विषय में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, नामवर सिंह। अंधेरे में जो कविता है यह मुक्तिबोध की कविता है। कविता के विषय में यह कथन नामवर सिंह का है। अंधेरे में कविता के रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं। मुक्तिबोध को गहन अनुभूति, तीव्र इंद्रियबोध का कवि कहा जाता है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। इसका प्रथम प्रकाशन कल्पना में एक पत्रिका का नाम है 1964 ईस्वी में हुआ। आशंका के द्वीप अंधेरे में नाम से हुआ। मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता की रचना फैंटेसी में की है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता को अंतःस्थल का विप्लव कहा है। विश्वनाथ त्रिपाठी ने कहा है कि वह काव्य नायक संघर्षरत है, इसीलिए उसकी पीठ पर नहीं वक्ष पर घाव है। वह सकर्मक है, शक्ति का पुंज है, किंतु फटेहाल है, क्योंकि वह करुणा से युक्त होकर समाज के शोषित जनों का प्रतिनिधि बनता है। यह संस्कृति पुरुष मध्य वर्ग के आदर्शवादी, दृढ़ चरित्र और जीवन की सुविधाओं से समझौता न करने वाले व्यक्ति का प्रतीक है। जिंदगी के कमरों में अंधेरे, कोई एक लगातार लगाता है चक्कर, आवाज पैरों की देती है सुनाई, बार 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 बार। अंधेरे में कविता की प्रारंभिक पंक्तियों के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है और सही उत्तर है ए, कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। क्या है? गलत कथन है ये वाला। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है, यह कथन गलत है। बाकी शेष कथन क्या है? सत्य है। कविता का आरंभ काव्य शैली का चमत्कार मात्र है। शेष विकल्पों के कथन क्या है? सत्य है। गजानन माधव मुक्तिबोध तार सप्तक जो सन 1943 में हुआ उसके कवि हैं। मुक्तिबोध की कविताओं में नाटकीयता और रहस्य मुख्य रूप से विद्यमान है। मुक्तिबोध की दो काव्य कृतियां प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी। मुक्तिबोध चांद के मुंह टेढ़ा को बताकर पारंपरिक व अभिजात सौंदर्य बोध को नष्ट करना चाहते हैं। अंधेरे में मुक्तिबोध की बहुचर्चित व लंबी कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने अंधेरे में कविता के संदर्भ में कहा है, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। अरे इन रंगीन पत्थर फूलों से मेरा काम न चलेगा। पंक्ति में मुक्तिबोध का संकेत किस ओर नहीं है और सही उत्तर है सी, कविता के कमजोर
ज्ञानात्मक आधार का स्वीकार। ये कथन क्या है? सही नहीं है। बाकी कथन क्या है? सत्य है। मुक्तिबोध को खबर या भयानक या बात का कवि भी कहा जाता है। अंधेरे में कविता का आरंभ अत्यंत नाटकीय और रहस्यात्मक ढंग से फैंटेसी के सहारे मैं के रूप में एक मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवी की चिंता से होता है। मुक्तिबोध के अधिकांश समीक्षकों ने अंधेरे में कविता की व्याख्या करते हुए इसे परम अभिव्यक्ति की खोज, अपनी अस्मिता या सामाजिक अस्मिता की तलाश, अपने को साधारण जन में विलय करने के मार्ग की तलाश आदि में ही संबंध करके देखा है। मुक्तिबोध आत्मसंघर्ष तथा आत्म साक्षात्कार के कवि हैं, लेकिन उनका यह संघर्ष और साक्षात्कार नई कविता के अधिकांश कवियों की तरह केवल आत्मा या स्व तक सीमित न होकर सामाजिक संघर्ष और जगत साक्षात्कार की ओर भी उन्मुख होता है। मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं हैं अंधेरे में, ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। अगला प्रश्न है, मालती बाहर से तितली है, भीतर से मधुमक्खी। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी किसकी है? और सही उत्तर है बी, लेखक की। मालती के व्यक्तित्व के संबंध में यह टिप्पणी लेखक की है मुंशी प्रेमचंद, जिनका समय है 1880 से 1936 ईस्वी। इनका मूल नाम धनपति राय था। वह उर्दू में नवाब राय तथा हिंदी में प्रेमचंद्र के नाम से रचनाएं लिखते थे। प्रेमचंद्र को उपन्यास सम्राट की संज्ञा बांग्ला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने दी है। धनपत राय को प्रेमचंद्र नाम उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने दिया था। प्रेमचंद्र ने आदर्शोन्मुख यथार्थवादी उपन्यास लेखन की परंपरा का प्रवर्तन किया। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं देवस्थान रहस्य 1905 ईस्वी, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान सन 1921 ईस्वी, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प सन 1926 ईस्वी, निर्मला सन 1927, गबन 1931 ईस्वी, कर्मभूमि सन 1932 और गोदान 1936 ईस्वी। यह प्रेमचंद्र का अंतिम और बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प के अंतर्गत लिखित कोई एक स्त्री पात्र गोदान की कथा में नहीं है? और सही उत्तर है सी, मालती, धनिया और वृंदा के लिखित स्त्री पात्र वृंदा गोदान की कथा में नहीं है। वह गोदान 1936 में लिखा गया मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम पूर्ण उपन्यास होने के साथ साथ हिंदी का महानतम उपन्यास माना जाता है। गोदान को भारतीय जीवन का महाकाव्य भी कहा जाता है। गोदान में किसान जीवन की महागाथा एवं ऋण की समस्या का अंकन हुआ है। गोदान के प्रमुख पात्र हैं, ग्रामीण जो पात्र हैं वो कौन कौन से हैं? होरी, गोबर, धनिया, झुनिया, पुनिया, दातादीन। मातादीन नोखेराम, झिंगुरी सिंह, सिलिया, रूपा, सोना और हीरा। नगरीय पात्र हैं ओंकारनाथ, श्याम विहारी, खन्ना, मेहता, मिर्जा, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह। असरार मुआवित उर्दू प्रेमचंद्र का प्रथम उपन्यास है जो उर्दू में लिखित है। मुंशी प्रेमचंद्र का हिंदी में मूल रूप से लिखा हुआ प्रथम उपन्यास कायाकल्प सन 1926 ईस्वी है। प्रेमचंद्र का एकमात्र ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी है, जिसका प्रकाशन सन 1907 ईस्वी में हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रेमाश्रम को हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास माना है। कथन है, किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। संसार में गौ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो उतना ही लोग दबाते हैं। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता, चारों तरफ लूट है। गोदान में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है ए, रामसेवक। गोदान में यह कथन रामसेवक का है। होरी गोबर से कहता है, हमारी गर्दन दूसरों के पैरों के नीचे दबी हुई है, अकड़ कर निबाह नहीं हो सकता। गोबर होरी का संवाद है, भगवान ने तो सबको बराबर ही बनाया है, यह बात नहीं है बेटा, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं। संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है, उन्होंने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं, हमने कुछ नहीं सचा तो भोगें क्या। झुनिया गोबर से कहती है, बड़े आदमियों की बातें कौन चलाए, वह जो कुछ करें सब ठीक है, उन्हें तो बिरादरी और पंचायत का भी डर नहीं है। होरी धनिया से एक कथन है ये, जब दूसरों के पांव के तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है।
प्रेमचंद्र ने प्रेमा अर्थात दो सखियों का विवाह उपन्यास को परिष्कृत कर प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी शीर्षक से प्रकाशित करवाया। रंगभूमि 1925 ईस्वी उपन्यास को बच्चन सिंह ने गांधीवादी जीवन दर्शन का महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र की मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है और सही उत्तर है डी, समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। त्यागपत्र ज्ञानेंद्र का उपन्यास है कि मृणाल के व्यक्तित्व के विषय में अनुपयुक्त कथन है समाज को तोड़ने फोड़ने की चाह। ज्ञानेंद्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार इलाचंद्र जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक उपन्यास का पुरस्कर्ता माना जा सकता है। ज्ञानेंद्र की रचनाएं हैं परख 1929, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, जयवर्धन, मुक्तिबोध, अनंतर, अनाम स्वामी और दसार्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से त्यागपत्र का प्रमुख संदर्भ है और सही उत्तर है ए, मनोवैज्ञानिक। त्यागपत्र का जो प्रमुख संदर्भ है वो मनोवैज्ञानिक है और बाकी कथन क्या है उसमें गलत है। ज्ञानेंद्र, इलाचंद्र जोशी अज्ञेय तथा डॉक्टर देवराज मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं। त्यागपत्र का समय है सन 1937 ईस्वी। ज्ञानेंद्र का सर्वाधिक प्रसिद्ध उपन्यास है। उपन्यास में मृणाल के माध्यम से स्त्री के उत्पीड़न तथा विद्रोही व्यक्तित्व का चित्रण हुआ है। त्यागपत्र उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं प्रमोद, मृणाल और दयाल। परख 1929 उपन्यास का केंद्रीय विषय प्रेम के एक विशेष आदर्श का चित्रण है। प्रेम का त्रिकोण अथवा पत्नी व प्रेमिका का द्वंद्व उपन्यास में चित्रित हुआ है। सुनीता 1934 ईस्वी में ज्ञानेंद्र ने श्रीकांत, सुनीता एवं हरिप्रसन्न के मनोभावों का विश्लेषण किया है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र में प्रमोद के चरित्र से मेल नहीं खाने वाला कथन है और सही उत्तर है डी, आत्मालोचन के माध्यम से सभ्य समाज की विसंगतियों को ढकने का वह प्रयत्न करता है। ये कथन उससे मेल नहीं खाता। उसके चिंतन में प्रण आत्मविसर्जन में होती है। समाज की विषमताओं को देखकर उनके बारे में सोचता है। वो समाधान की तलाश में वो बेचैन रहता है। ये कथन क्या है? सत्य है। ज्ञानेंद्र के अधिकांश उपन्यासों का मूल विषय काम पीड़ा अहम का समर्पण है। ज्ञानेंद्र कुमार का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति संबंधी समस्याओं को उठाया गया है। ज्ञानेंद्र का त्यागपत्र एक मनोविश्लेषणात्मक तथा नायिका प्रधान आत्मकथात्मक उपन्यास है। इसमें नारी जाति की समस्या को दिखाया गया है। ज्ञानेंद्र ने त्यागपत्र में मृणाल की व्यथा कथा लिखी है, लेकिन उसकी समस्याएं केवल उसी की अपनी समस्याएं नहीं, अपितु उसकी सारी समस्याएं सामान्य नारी जाति से भी संबंधित हैं। त्यागपत्र में लेखक सिर्फ मृणाल का चरित्र उद्घाटित नहीं करता, ऐसा वह उसके भतीजे प्रमोद के माध्यम से करता है। इस प्रक्रिया में प्रमोद का चरित्र भी उद्घाटित होता है। प्रमोद न्यायप्रिय है, परंतु वह कुछ कर नहीं सकता, केवल मृणाल के दुख को महसूस कर पाता है। लेखक प्रमोद के अपराध बोध से उत्पन्न इस कृत्य को महत्वपूर्ण मानकर उपन्यास का शीर्षक त्यागपत्र रख देता है। अगला प्रश्न है, क्योंकि वह जिंदा था, जिंदा रहने का मतलब समझते हैं ना आप, लोग भूल गए हैं जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन किसका है? और सही उत्तर है बी, बिंदा। क्योंकि वह जिंदा है, जिंदा रहने का मतलब। महाभोज उपन्यास में यह कथन बिंदा का है। अन्य विकल्पों में कथन क्या है? गलत है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1779 में प्रकाशित हुआ। उपन्यास की दृष्टि से महाभोज चरित्र प्रधान उपन्यास है, न कि समस्या प्रधान। महाभोज आज के राजनीतिक माहौल को उजागर करने वाला स्थिति प्रधान उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का प्रमुख पात्र है वो कौन कौन से हैं? दादा साहब, विशेषर, बिंदा, हीरा, सकुल, बाबू और जोरावर। दादा साहब कहते हैं कि कानून हाथ में लेते ही आदमी बेताज का बादशाह हो जाते हैं। बिंदा का कथन है, और जो जिंदा है वे अब भी नहीं जी सकते, अपने देश में मार दिए जाते हैं कुत्ते की मौत। सकुल बाबू का कथन है, गांठ बांध लीजिए, यह सरकार आप लोगों के लिए कुछ नहीं करने जा रही, उसे लगाव आपसे नहीं अपनी कुर्सियों से है। मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन वर्ष क्या है? और सही उत्तर है बी, 1979।
मन्नू भंडारी कृत महाभोज उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 है। महाभोज सर्वप्रथम उपन्यास के रूप में 1979 में प्रकाशित हुआ, फिर इसे नाटक के रूप में 1983 ईस्वी में प्रकाशित किया गया 1983 में। यह एक राजनीतिक उपन्यास है। महाभोज उपन्यास का ताना बाना सरोहा नामक गांव के इर्द गिर्द बुना गया है। सरोहा गांव उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित है। मन्नू भंडारी कृत उपन्यास है आपका बंटी 1971 ईस्वी, स्वामी 2003, आपका बंटी सन 1971, 2 बार हो गया ये उपन्यास जो है आपका बंटी है बाल मनोविज्ञान का उत्कृष्ट उपन्यास माना जाता है। अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाखून का बढ़ना प्रतीक है और सही उत्तर है बी पार्श्वी प्रवृत्ति का। नाखून क्यों बढ़ते हैं? निबंध के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। लेखक यहाँ एक और नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्ति और संघर्ष चेतना का प्रमाण मानता है, तो दूसरी ओर उन्हें बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना मनुष्य के सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को भी निरूपित करता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी दलित निबंधकार हैं। उन्होंने निबंध को व्यक्ति की स्वाधीन चिंता की उपज कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के प्रमुख निबंध हैं अशोक के फूल, कल्पलता, मध्यकालीन धर्म साधना, विचार और वितर्क, विचार प्रवाह, साहित्य सहचर, आलोक पर्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य निबंध हैं बसंत आ गया है, मेरी जन्मभूमि, देवदारू, एक कुत्ता और एक मैना, नया वर्ष, दिमाग खाली है, शिरीष का फूल, वर्षा, घनपति से घनश्याम तक, साहित्य में हिमालय की परंपरा, जीवम शरदतम, आत्मदान का संदेह, वाहक वसंत, घर जोड़ने की माया, गुरु नानक देव। श्रद्धा भक्ति निबंध के अनुसार असत्य क्या है? असत्य कथन है और सही उत्तर है सी। श्रद्धा एकमात्र अपने अनुभव पर निर्भर करती है, पर प्रेम अपनी सामाजिक विशेषता के कारण दूसरों के अनुभव पर भी जगता है। यह कथन क्या है? इसमें गलत है। श्रद्धा भक्ति जो निबंध है इसके लेखक आचार्य शुक्ल हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध आचार्य शुक्ल द्वारा से चिंतामणि भाग 1 1939 ईस्वी में संकलित है। आचार्य शुक्ल के निबंध चिंतामणि भाग 1 आचार्य शुक्ल इसके संपादक हैं और इसका समय है सन 1939 ईस्वी। चिंतामणि भाग 2 विश्वनाथ प्रसाद मिश्र सन 1945 में संपादित हुआ। ये चिंतामणि भाग 3 नामवर सिंह 1983, चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी और ओम प्रकाश सिंह 1902 से 1939 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ। चिंतामणि भाग 1 में संकलित निबंध हैं भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लज्जा और अग्लानी, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। कविता क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, तुलसी का भक्ति मार्ग, मानस की धर्मभूमि। काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध स्वरूप। आचार्य शुक्ल का चिंतामणि भाग 1 प्रथम विचार वीथी नाम से सन 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के प्रमुख कथन एवं सूक्ति हैं लोभ सामान्योन्मुख होता है और प्रेम विशेषोन्मुख, करुणा, शील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, बैर, क्रोध या आचार का मुरब्बा, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण। अगला प्रश्न है राम मनुष्य है पर मनुष्यता का वर्णन उन्होंने उसी सीमा तक किया है जहां तक कुबेरनाथ राय के निबंध राघव व करुणो रस के आधार पर राम के संबंध में रिक्त स्थानीय तो उपयुक्त विकल्प है और सही उत्तर है ए शील और करुणा का संबंध। कुबेरनाथ राय रसधर्मा ललित निबंधकार हैं। इनके निबंध व्यक्ति प्रधान निबंध हैं जिनमें पांडित्य की छाप के साथ साथ व्यंग विनोद के पुट, कल्पना व मौलिक चिंतन भी विद्यमान है। कुबेरनाथ राय के प्रमुख निबंध संग्रह हैं प्रिया नीलकंठी, रस आखेटक, गंधमादन, विषाद योग, निषाद बांसुरी, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी, कामधेनु, पत्र मणि, पुतुल के नाम, मन पावन की नौका, वाणी का क्षीर सागर, अंधकार में अग्निशिखा। उसने कहा था कहानी के संबंध में असंगत है और सही उत्तर है ए रचना के धरातल पर परिवेश व चेतना असंप्रक्त है।
चंदा शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी हैं। सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी, बुद्धू का कांटा 1914, उसने कहा था सन 1915 ईस्वी। सुखमय जीवन सन 1911 ईस्वी भारत मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था 1915 सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। उसने कहा था जो कहानी है ये प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है। उसने कहा था फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की प्रथम कहानी है। आचार्य शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना ऐसी हैं जैसे बराबर हुआ करती हैं, पर उसमें भी भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय रूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या कराह नहीं रहा। कहानी भर में प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विवश प्रवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं है। यह आचार्य शुक्ल का कथन है। उसने कहा था कहानी के विषय में, कफन कहानी के संबंध में असंगत कथन है और सही उत्तर है डी। कहानी निर्दिष्ट अंतिम बिंदु की ओर नाटकीयता से पहुंचने का प्रयत्न करती है। कफन सन 1936 ईस्वी प्रेमचंद्र के यथार्थवाद का सर्वोच्च स्तर है। यह कहानी उनकी अंतिम कहानी मानी जाती है। इसके 2 चरित्रों घीसू और माधव से वे दिखाते हैं कि भूख और गरीबी व्यक्ति को किस हद तक संवेदनहीन बना सकती है। प्रसिद्ध बांग्ला साहित्यकार शरतचंद्र ने प्रेमचंद्र को कथा सम्राट की उपाधि दी है। मुंशी प्रेमचंद्र की प्रथम कहानी सौत सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में तथा हिंदी कहानी संग्रह सप्त सरोज जून 1917 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर बच्चन सिंह ने पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को उनकी पहली हिंदी कहानी माना है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित हैं। प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्तिमार्ग, सौभाग्य के कोड़े, पूस की रात, पत्नी से पति, 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, नशा, बड़े भाई साहब, कफन। तो ये सभी कहानियां मुंशी प्रेमचंद्र की कहानियां हैं। अगला प्रश्न है, पुरस्कार कहानी के संदर्भ में असंगत कथन है और सही उत्तर है भी। स्वयं को पीड़ा देकर दूसरों का आलोकित करने का भाव। ये इसमें असंगत कथन है, बाकी सभी क्या हैं, सत्य हैं। जयशंकर प्रसाद द्वारा पुरस्कार कहानी में कर्तव्य और वैयक्तिक प्रेम के अंतर्गत के कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित किया गया है। पुरस्कार कहानी के प्रमुख पात्र हैं अरुण, मधुलिका, कौशल, नरेश, सेनापति। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह, उनकी कहानी संग्रह है छाया 1912, प्रतिध्वनि 1926, आकाशदीप 1929, आंधी 1931, इंद्रजाल सन 1936 ईस्वी। चर्चित कहानियां हैं पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर, चक्रवती का रहस्य। अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम है और सही उत्तर है सी, गैंग्रीन। अज्ञेय की कहानी रोज का प्रारंभिक नाम गैंग्रीन है। अज्ञेय की शुरुआती दौर की कहानियां स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति से लैस हैं, किंतु गैंग्रीन और पठार का धीरज काव्य कहानियों में रोमांस से युक्त नए यथार्थ पर आधारित हैं। रोज बाद में जो गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। अज्ञेय के प्रमुख कहानी संग्रह हैं विपत्का, कोठरी की बात, अमरवल्ली परंपरा, शरणार्थी, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप। चर्चित कहानियां हैं मेजर चौधरी की वापसी, कविप्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगियां, मनसो, पुरुष का भाग्य, पुलिस की सीटी, रेल की सीटी, हजामत का साबुन, अकलंक, द्रोही। अज्ञेय की कहानियों पर मुख्यतः 2 विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्ववाद का। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, उजाले के मुसाहिब कहानी में उजाले से व्यंजित नहीं है
और सही उत्तर है डी, पानी की भांति उलीचना। ये क्या है? व्यंजित नहीं है। उजाले के मुसाहिब कहानी के रचनाकार विजयदान देथा हैं। विजयदान देथा राजस्थान के सुप्रसिद्ध लोक कथाकार हैं। इन्हें बिज्जी नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं राजा, दीवान, दरबारी, प्रजा, जैन मुनि। इस कहानी में वर्तमान स्थिति का चित्रण किया गया है कि कहीं न कहीं हमारी भारतीय व्यवस्था में गड़बड़ी है, जो प्रशासनिक व्यवस्था में खामियां है, अर्थात सामंतवादी सोच कहीं न कहीं हमें इस कहानी में देखने को मिलती है। इस कहानी में उजाला ज्ञान का प्रतीक है और जैन मुनि जिस अंधकार को मिटाने की बात कहते हैं वह अंधकार ज्ञान रूपी अंधेरा, यह अंधेरा है अज्ञानता का प्रतीक। विजयदान देथा की प्रमुख रचनाएं हैं अनोखा पेड़, सचिव, बच्चों की कहानियां, बापू के 3 हत्यारे 1948 ईस्वी, आलोचना साहित्य और समाज 1960 ईस्वी, निबंध महामिलन। प्रश्न है टॉर्च उठाकर देखा, दीवार सिरहाने और दाहिनी बगल दोनों ओर लाल चलित बिंदुओं से सुशोभित तो हो रही हैं। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु इसके लिए प्रयुक्त किया है और सही उत्तर है डी, खटमल। मेरी तिब्बत यात्रा में लेखक ने लाल चलित बिंदु खटमल के लिए प्रयुक्त किया है। बाकी क्या है? गलत है। तिब्बत यात्रा वृतांत के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। हिंदी में यात्रा वृतांत की परंपरा का सूत्रपात भारतेंदु से माना जाता है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने यात्रा साहित्य को उसके शीर्ष पर पहुंचाने का कार्य किया है। उन्हें हिंदी का पहला सबसे बड़ा यायावर माना गया है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखे गए प्रमुख यात्रा वृतांत: मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी, मेरी लद्दाख यात्रा 1939, किन्नर देश में 1948, घुमक्कड़ शास्त्र 1948 ईस्वी, यात्रा के पन्ने सन 1952, एशिया के दुर्गम भूखंड 1956, चीन में कम्यून 1959, चीन में क्या देखा सन 1960 ईस्वी। अगला प्रश्न है मेरी तिब्बत यात्रा में फुन दो की ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में शामिल नहीं है और सही उत्तर है भी, यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है। मेरी तिब्बत यात्रा में फुंदो के ब्रह्मपुत्र की शाखा के तट के संबंध में वर्णित वृतांत में यहाँ सामान के लिए लकड़ी की नाव का इंतजाम है शामिल नहीं है। मेरी तिब्बत यात्रा सन 1937 ईस्वी में लेखक ने तिब्बत के समाज एवं संस्कृति तथा वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य व जलवायु परिस्थितियों का जीवंत चित्रण किया है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ बृहत्त्रयी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय और नागार्जुन। अगला प्रश्न है राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान तीर्थंकर महावीर की मूर्ति दिखाई दी थी और सही उत्तर है ए, दितदों प्रसाद में स्थित देवालय में। राहुल सांकृत्यायन को तिब्बत यात्रा के दौरान महावीर की मूर्ति चित्तौड़ प्रसाद स्थित देवालय में दिखाई दी थी। इसमें लेखक ने तिब्बत के प्राचीन एवं महत्वपूर्ण मंदिरों में जाकर प्रबुद्ध वर्ग के लोगों से मिलकर वहां मौजूद बड़ी मात्रा में सैकड़ों वर्ष पुरानी पांडुलिपियों का पता लगाया। संलग्न विस्तृत चित्रमाला तिब्बत के पाठकों के सामने साकार कर देती है। नंग रचे गांव में भोटिया सरदार द्वारा घी, मक्खन, मलाई, चाय को उठाकर फेंकने का क्या कारण था और सही उत्तर है सी, लेखक के चोगे के नीचे के दामन को प्याले से छू जाना। महापंडित राहुल सांकृत्यायन द्वारा मेरी तिब्बत यात्रा पुस्तक की विषय सूची है। ल्हासा से उत्तर की ओर, चार की ओर, शक्य की ओर, जेनम की ओर, नेपाल की ओर, ल्हासा की ओर। आदिकालीन हिंदी के संबंध में अनुपयुक्त नहीं है और सही उत्तर है ए, संयोगात्मकता की ओर झुकाव। आदिकालीन हिंदी के संबंध में संयोगात्मक की ओर झुकाव उपयुक्त कथन नहीं है। शेष विकल्पों में अन्य कथन सत्य हैं। आदिकालीन हिंदी का व्याकरण 1000 या 1100 ईस्वी के आसपास तक अपभ्रंश के बहुत निकट था। भाषा में काफी रूप में ऐसे थे जो अपभ्रंश के थे, किंतु धीरे धीरे अपभ्रंश के व्याकरणिक रूप कम होते गए और हिंदी के अपने रूप विकसित होते गए। आदिकालीन हिंदी में मुख्यतः उन्हीं ध्वनियों, स्वर, व्यंजनों का प्रयोग मिलता है जो अपभ्रंश में प्रयुक्त होती थी, पर कुछ अंतर भी थे।
अपभ्रंश में केवल 8 स्वर थे, छोटा आ, बड़ा आ, ई, उ, ए, औ। ये 8 स्वर मूल रूप स्वर थे। आदिकालीन हिंदी में 2 नए स्वर ए और औ विकसित हो गए, जो संयुक्त स्वर थे जिनका उच्चारण क्रमशः ए, औ जैसा था। न, र, ल, स व्यंजन संस्कृत, पाली, प्राकृत तथा अपभ्रंश में दंत ध्वनि थे। आदिकाल में ये वत्स हो गए। म, न, म, ल पहले संयुक्त व्यंजन थे, अब वह क्रमशः न, म, ल के महाप्राण के रूप में हो गए, अर्थात संयुक्त व्यंजन न रहकर वह मूल व्यंजन हो गए। अगला प्रश्न है, हिंदी 17 बोलियों का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से संबंध नहीं है? सही उत्तर है डी, पैसाची अपभ्रंश। हिंदी 17 बोलियों का उद्भव पैसाची अपभ्रंश से संबंध नहीं है। हिंदी भाषी क्षेत्र की अधिकतर भाषाओं का संबंध सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी या मागधी से हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी और लहंदा आदि भाषाएं विकसित होती हैं। सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती का विकास हुआ है। पैसाची अपभ्रंश से पंजाबी, लहंदा यह उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। ब्राचट से सिंधी, खस से पहाड़ी, महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी, मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया। पश्चिमी से खड़ी बोली, इसमें कौरवी, हरियाणवी, बांग्रवी, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, राजस्थानी हिंदी, मारवाड़ी, जयपुरी, ढूंढानी, मेवाती, मालवी। तो ये पश्चिमी हिंदी से विकसित हुई है। पहाड़ी हिंदी से कुमाऊनी और गढ़वाली, पूर्वी से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिहारी से भोजपुरी, मगही और मैथिली का विकास हुआ है। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप नहीं है और सही उत्तर है सी, सिपाड़ी। ब्रजभाषा का स्थानीय रूप सिपाड़ी नहीं है। ब्रजभाषा सौरसैनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। ब्रज का अर्थ है पशुओं में गायों का समूह या चारागाह। पशुपालन की अधिकता के कारण यह क्षेत्र ब्रज कहलाया और इसकी भाषा ब्रजभाषा कहलाई। इस बोली का प्रारंभिक रूप आदिकालीन साहित्य में पिंगल तथा मध्यकाल में भाका के नाम से मिलता है। भुक्का, अंतर्वेदी, डांगी, जादोवाटी, सिकरवाटी ये सभी ब्रजभाषा की मुख्य उपबोलियां हैं। बंगाली कवि ईश्वर चंद्र गुप्त ने ब्रजबोली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ब्रजभाषा का क्षेत्र है मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, गुड़गांव, भरतपुर और करौली। अगला प्रश्न है कि भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है। सही उत्तर है बी, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। भोजपुरी बोली के लिए नागरी व कैथी लिपि का प्रयोग होता है। सही उत्तर इसमें है बी, भोजपुरी बोली के संबंध में असत्य कथन है कि भोजपुरी बोली की उत्पत्ति अर्धमागधी अपभ्रंश से मानी जाती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन क्या है? सत्य है। भोजपुरी बोली का विकास मागधी अपभ्रंश के बिहारी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। भोजपुरी बोली के लिए देवनागरी, वर्तमान व कैथी ऐतिहासिक लिपि का प्रयोग होता है। बिहारी हिंदी उपभाषा की सबसे अधिक बोली जाने वाली जो बोली है वो भोजपुरी है। लोक प्रचलन की दृष्टि से यह हिंदी की सबसे बड़ी बोली है। भारत के बाहर मॉरिशस, फिजी आदि देशों में यह अत्यधिक प्रचलित है। भिकारी ठाकुर को भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। भोजपुरी बोली के क्षेत्र कौन कौन से हैं? भोजपुर, शाहाबाद, छपरा, चंपारण, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। अगला प्रश्न है, इनमें से अवधी की प्रारंभिक कृति मानी जाती है और सही उत्तर है ए, चंदायन। चंदायन को अवधी की प्रारंभिक कृति माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को अवधी की प्रथम काव्यकृति तथा मुल्ला दाऊद को सूफी या प्रेमार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोक कथा नाम से संबोधित किया है। चंदायन पूर्वी भारत में प्रचलित लोरिक व उसकी पत्नी मैना व विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। मृगावती 1503 ईस्वी अवधी भाषा में रचित कुतुबन की कृति है। मधुमालती 1503
रचनाकार मंझन है या अवधी भाषा की में दोहा चौपाई छंद में रचित हैं। चित्रावली 1613 ईस्वी सूफी प्रेमाख्यानक काव्य कृति की रचनाकार उस्मान है। अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा के संबंध में असंगत कथन है और सही उत्तर है डी। राजस्थानी भाषाभाषी क्षेत्र वर्तमान राजस्थान की भौगोलिक सीमा तक ही सीमित है। यह कथन क्या है? सही नहीं है। राजस्थानी भाषा सोरसिन अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है। यह राजस्थान, मालवा जनपद, सिंध तथा पाकिस्तान से पंजाब तक फैली है। यह भाषा भारत में लगभग 9 करोड़ लोगों द्वारा बोली जाती या पढ़ी या लिखी जाती है। राजस्थानी भाषा में ट वर्ग उपभाषा ट वर्ग बहुला उपभाषा है। इसमें पुल्लिंग एकवचन शब्द प्राय उकारांत होते हैं, जैसे हुक्को, तारो आदि। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन अंत में आ का प्रयोग होता है, जैसे तारा, राता। सन 1991 व 2011 ईस्वी के भारत की जनगणना के अनुसार निम्न बोलियां आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्राथमिक वर्गीकरण के अंतर्गत आती हैं। मारवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, ढूंढानी, शेखावाटी, बागलिया मेवाती। डॉक्टर ग्रियर्सन ने राजस्थानी की 5 बोलियां मानी हैं। पश्चिमी राजस्थानी, मारवाड़ी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी से मेवाती या अहीरवाटी कहते हैं। मध्य पूर्वी या पूर्वी राजस्थानी ढूंढानी या हाड़ौती भी कहा जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थानी से मालवी और दक्षिणी राजस्थानी से निमाड़ी भाषा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पिंगल मिश्रित भाषा की रचना है और सही उत्तर है बी। पृथ्वीराज रासो। पिंगल मिश्रित भाषा की जो रचना पृथ्वीराज रासो है। बाकी विकल्प क्या है? पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रबर दाई हैं। पिंगल भाषा शैली का जन्म पूर्वी राजस्थान में ब्रज क्षेत्रीय भाषा शैली के उपकरणों को ग्रहण करते हुए हुआ। इस भाषा में चारण परंपरा के श्रेष्ठ साहित्य की रचना हुई है। राजस्थान के अनेक चारण कवियों ने इसका उल्लेख किया है। पिंगल पूर्वी राजस्थानी का साहित्यिक रूप है और इसका अधिकतर साहित्य भाट जाति के कवियों द्वारा लिखित है। डॉक्टर चटर्जी के अनुसार अवहट्ट ही राजस्थान में पिंगल नाम से विख्यात थी। तोसी तोरी ने राजस्थान के पूर्वी भाग की भाषा को पिंगल नाम दिया है। प्रश्न है, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली है और सही उत्तर है ए मेवाती। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी और ढूंढानी, जिसे जयपुरी या ढूंढानी भी कहते हैं। हाड़ौती मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है जिसे अहीरवाटी है, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। राठी, नहरे, कठर, गुजरी आदि मेवाती की अन्य उपबोलियां हैं। अगला प्रश्न है, ढूंढानी बोली को इस नाम से भी जाना जाता है और सही उत्तर है सी, अहीरवाटी बोली। ढूंढानी बोली को अहीरवाटी बोली के नाम से भी जाना जाता है, बल्कि अहीरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। विकल्पों के अन्य कथन क्या है? सत्य है। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण जयपुरी को ढूंढानी भी कहते हैं। तोरावटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती जयपुरी की उपबोलियां हैं। ढूंढानी बोली को जयपुरी बोली, झारसाही, काइकुई बोली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर बोली किशनगढ़, इंदौर, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर और मेवाड़ के उत्तरी पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिलों में बोली जाती है। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र नहीं है और सही उत्तर है डी, रायपुर। राजस्थानी वर्ग की मालवी बोली का क्षेत्र रायपुर नहीं है। रतलाम, देवास, उज्जैन मालवी बोली के क्षेत्र हैं। लंबे समय तक उज्जैन के आसपास का क्षेत्र मालव या मालवा नाम से प्रसिद्ध रहा, इस कारण यहाँ की बोली को मालवी कहते हैं। सौंठवाणी, रागड़ी, पाटवी, रतलामी आदि मालवी की मुख्य बोलियां हैं। इसमें शब्द के शुरू के अक्षर में स्वर का दीर्घीकरण किया जाता है, जैसे लकड़ी को लाकड़ी और कपड़ा को कापड़ा कहा जाता है। मालवी बोली का क्षेत्र राजस्थान के झालवाड़, कोटा, प्रतापगढ़ तथा मध्य प्रदेश के संभाग के विभिन्न भागों जैसे मालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और उज्जैन शामिल हैं। अगला प्रश्न है, वागड़ी बोली को निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रभावित करने वाली भाषा या बोली है, और तो सही उत्तर है इसमें डी, गुजराती। वागड़ी बोली को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली बोली गुजराती है।
गुजराती गुजरात प्रदेश की भाषा है। गुजरात का संबंध गुर्जर जाति से था। गुजराती भाषा की अपनी लिपि है जो गुजराती के नाम से प्रसिद्ध है। वस्तुतः गुजराती कैथी से मिलती जुलती लिपि में लिखी जाती है, जिसमें शिरोरेखा नहीं लगती। ब्रजभाषा और सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। बघेली अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। पंजाबी की अपनी लिपि लड़ा थी, जिसमें सुधार कर गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि बनाई। पंजाबी की मुख्य बोलियां माझी, डोगरी, दोआबी और राठी हैं। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? और सही उत्तर है बी, अनुच्छेद 343। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संविधान के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 343 में यह भी वर्णित है कि संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। इसी अनुच्छेद में यह भी संकेत किया गया है कि शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग 15 वर्षों तक होता रहेगा। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। अनुच्छेद 343 में वर्णित है कि संविधान के आरंभ के 5 वर्ष बाद राष्ट्रपति एक आयोग गठित करेगा जो हिंदी के प्रयोग के विस्तार पर सुझाव देगा, जैसे किन कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग किया जा सकता है, न्यायालयों में हिंदी का प्रयोग कैसे बढ़ाया जा सकता है। इसी प्रकार का आयोग संविधान के आरंभ में 10 वर्षों के बाद भी गठित किया जाएगा। अनुच्छेद 345 के अनुसार किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली किन्हीं अन्य भाषाओं को या हिंदी को शासकीय प्रयोजनों के लिए स्वीकार कर सकेगा। यदि किसी राज्य में विधानमंडल ऐसा नहीं कर पाएगा तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग यथावत किया जाता रहेगा। प्रश्न है, हिंदी का मानक रूप किस बोली के सर्वाधिक निकट है? और सही उत्तर है ए, खड़ी बोली। हिंदी का मानक रूप खड़ी बोली के सर्वाधिक निकट है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हुआ है। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है और कौरवी शब्द का प्रयोग राहुल साकृत्यायन ने किया है। बीम्स, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा आदि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार खड़ी बोली का आधार कौरवी है। वर्तमान हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी और दक्षिणी कुछ सीमा तक खड़ी बोली पर आधारित हैशनी बोली कौरवी का क्षेत्र है वो बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, दिल्ली और गाजियाबाद है। हरियाणवी या बांगरू भी सौरसेनी अपभ्रंश के पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोली है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी के अंतर्गत विकसित बोलियां हैं। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार द्वारा देवनागरी वर्णमाला सारणी के मानकीकृत रूप में सम्मिलित नहीं किया जाने वाला लिपि चिन्ह है और सही उत्तर है सी, ल। वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 344 के खंड 4 के अंतर्गत भारत सरकार के एक संकल्प के द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ मिलकर 21 दिसंबर सन 1960 में किया गया। हिंदी और सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों का विकास करना और परिभाषित करना, शब्दावलियों को प्रकाशित, परिभाषित, शब्दकोश एवं विश्वकोश तैयार करना आदि इसके कार्य हैं। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक हिंदी वर्तनी मानकीकरण के अनुसार हाइफन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। सही उत्तर है बी, सामान्यतः तत्पुरुष समासों में। तत्पुरुष समास में हाइफन का प्रयोग केवल वहीं किया जाए जहां उसके बिना भ्रम होने की संभावना हो, अन्यथा नहीं। जैसे भूतत्व। सामान्य तत्पुरुष समास में हाइफन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे राम राज्य, राजकुमार, गंगाजल, ग्रामवासी, आत्महत्या आदि। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध प्रयोग है और सही उत्तर है डी, तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। वैज्ञानिक शब्दावली
वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा वर्तनी लेखन संबंधी नियमों के अनुसार अशुद्ध शब्द तक अव्यय सदैव पूर्ववर्ती शब्द के साथ लिखा जाए। शेष विकल्प क्या है? सही है। खड़ी पाई वाले व्यंजन को संयुक्त रूप खड़ी पाई हटाकर बनाया जाना चाहिए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। द व ह के संयुक्ताक्षर हल लिपि संकेत बनाए जाएं। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है और सही उत्तर है सी, स्थायी। हिंदी वर्तनी के मानक रूप की दृष्टि से अशुद्ध शब्द स्थायी है। स्थायी का शुद्ध क्या होगा? स्थायी। बुढ़ा, चाहिए, वांग्मय शुद्ध शब्द है। किस विकल्प के सभी शब्द परा उपसर्ग से निर्मित हैं? और सही उत्तर है ए, परास्त, परामर्श और पराग। किस विकल्प के सभी शब्द संतानवाची प्रत्यय से निर्मित हैं? सही उत्तर है डी, काश्यप, वासुदेव और पार्थ। संतान बोधक प्रत्ययवाचक प्रत्यय वे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर संतान बोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्ययवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। कश्यप, वासुदेव, पार्थ मूल शब्द और तदित प्रत्यय है इसमें। किस विकल्प के सभी शब्द स्वर संधि से निर्मित हैं? और सही उत्तर है सी, वार्तालाप, चंद्रोदय और देवर्षि। वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण और अयादि। दीर्घ संधि हस्व या दीर्घ अ, ई, उ के पश्चात क्रमशः हस्व या दीर्घ अ, उ आए तो दोनों का मिलकर क्रमशः आ, ई और उ हो जाते हैं। जैसे वार्तालाप, चंद्रोदय, देवर्षि। गुण संधि अधोगति, मनोयोग, वृद्ध में विसर्ग संधि है। अधः प्लस गति, अधोगित, विसर्ग, जहाँ पे बिंदी से लगी आएंगी विसर्ग संधि कहलाते हैं। षडानंद, सदानंद प्रमाण में व्यंजन संधि है। षड, धन, आनंद, सतानंद प्रमाण। किस विकल्प के सभी शब्द तत्पुरुष समास में निर्मित हैं? और सही उत्तर है बी, गृहस्थ, हरफन मौला, कपटछन। तत्पुरुष समास जिस समास में बाद अथवा उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कर्म तत्पुरुष, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। समस्पद, समास विग्रह और समास। गृहस्थ, ग्रह में स्थित, हरफन मौला, हरफन में मौला, कपटछन, कपड़े से छना हुआ, यानी जहाँ पे से का प्रयोग हो गया। करण तत्पुरुष, यहाँ पे कारक चिन्हों के प्रयोग किए जाते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान। वाक्य के संबंध में निपुक्त कथन है और सही उत्तर है बी, कि जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाता है उसे सूचित करने वाले शब्दों को विधेय कहते हैं। वाक्य के संबंध में निपुक्त कथन है बी, बाकी का भी क्या है? शेष कथन सही है। वाक्य क्या है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित एक समूह है जिससे अपेक्षित अर्थ प्रकट होता है, वह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अव्यय जिन्हें उद्देश्य और विधेय कहते हैं। उद्देश्य जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, जैसे अनुराग खेलता है, सचिन दौड़ता है। इन वाक्यों में अनुराग और सचिन के विषय में बताया गया है, अतः वे उद्देश्य हैं। इसके अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तार आता है, जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता व्यक्ति का विस्तार परिश्रम करने वाला है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। अनुराग क्या कर रहा है? खेल रहा है। इस वाक्य में खेलता क्या है? विधेय है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य, सरल, संयुक्त और मिश्रित। संयुक्त वाक्य जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजकों एवं तथा या अंत फिर या तो किंतु परंतु आदि शब्द जोड़े जाएं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। मिश्रित जिन वाक्यों में एक प्रधान मुख्य उपवाक्य हो, अन्य मिश्रित गौण वाक्य हो, उन्हें उपवाक्य कहते हैं। जो जितना सरल, जो
मेहनत करेगा जो सफल होगा। तो इस तरह जो जोड़ा जाएगा। अर्थ के अनुसार वाक्य का प्रभाव प्रकार नहीं है। सही उत्तर है ए, संबंध बोधक। संबंध बोधक वाक्य का नहीं प्रकार नहीं है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और संकेतवाचक वाक्य। वाक्य में निम्नलिखित 6 तत्व अनिवार्य हैं: सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, निकटता, पदक्रम और अन्वय। तो आज के सत्र में इतना ही। आगे के सत्र में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।